10⁻10 अब डायमीटर जो है एटम का, ये आपने याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज 10⁻−10 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पास आ सकता है कि जो एटम है ना उसका डायमीटर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे पढ़ाने का मेथड ये है कि मैं आपकी बुक को यूज़ करके आपको पढ़ाता हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको डायरेक्ट लेक्चर्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो कि लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। अब उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आप बहुत कुछ सीख लेते हो, लेकिन एक छोटा सा नुकसान उसका ये होता है कि वो यूट्यूबर आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट जो है ना उसके मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बुक से लेकर चलेंगे लेक्चर को तो इसमें होता है कि हम A to Z बुक के अंदर जो भी होता है हम उसी के ऊपर फोकस करके उसी को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप डायरेक्ट कोई लेक्चर देखते हो किसी अच्छे यूट्यूबर का तो उससे जो एक छोटा सा नुकसान होता है वो ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल इस लेक्चर के ऊपर जो आपके सामने लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है, लेकिन वो इसके साथ साथ आपको बहुत सारी और चीज़ें बता देता है। अब लेट्स से आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपने कोई टेस्ट तैयार करना है, लेकिन आपको जो है ना एक्स्ट्रा नॉलेज इतना नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि आपका जो टाइम होगा वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसी तरह बुक से लेक्चर देखेंगे तो उसका क्या होगा कि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। एनीवेज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो द फर्स्ट इज़ एटम। एटम के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि लॉन्ग टाइम अगो इट वॉज थॉट दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल। कहता है कि बहुत अरसा पहले ये कंसिडर किया गया था कि मैटर जो होता है ना ये हमारे पास क्या होता है, बहुत सिंपल होता है और इनडिविजिबल होता है। मतलब कि आप मैटर को जो है तो मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद उसको छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई फिक्स्ड मैस होता है ना, दैट इज़ नोन एज मैटर। अब पहले जो लोग थे उनका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई आप मैटर को जो है तो फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते और ये सबसे जो है ना सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है। ग्रीक फिलोसफर थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अब इसमें से देखें जो एमडी कैट के स्टूडेंट हैं वो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फिलोसफर्स का ये मतलब बिलीव था कि मैटर जो है ना उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सो ग्रीक फिलोसफर थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच द बेसिक यूनिट विच कुड नॉट फर्दर बी सब डिवाइडेड। अब ग्रीक का क्या था कॉन्सेप्ट, ये था कि भाई हम मैटर को सब डिवाइड कर सकते हैं और तब तक कर सकते हैं जब तक हम उसके एंड जो पार्टिकल है या बेसिक यूनिट है उस तक हम पहुंच नहीं पाते। Democritus 460 to 370 BC called these particle atomos। अब ये जो हमारे पास एक बंदा था डेमोक्रेटस, इसने ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसने नाम दिया एटमोस। और इसका मतलब क्या है? फ्रॉम द वर्ड एटमोस मीनिंग इंडिविजिबल। अब ये एटमोस का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल का मतलब ये है दैट cannot be further subdivided. However, the ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidence। अब ये जो ग्रीक फिलोसफर थे इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट, साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि एक्सपेरिमेंटली आप किसी भी चीज़ को प्रूव करें। लेकिन जो ग्रीक फिलोसफर्स थे इनके पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ था नहीं उस टाइम, ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह या कोई ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या कोई ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स अवेलेबल थी। तो ये उनका जस्ट एक बिलीव था, उनका ये मानना था। बाकी उनके पास एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, कोई भी एविडेंस जो थी उनके पास, एविडेंस कहते हैं सबूत को, कोई भी सबूत उनके पास मौजूद नहीं था। In the late 17th century, the quantitative study of the composition of pure substance disclosed that a few elements were the component of many different substances। कहता है कि 17th सेंचुरी में जब स्टडी की गई, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडीज़, दो टाइप की स्टडीज़ होती हैं, एक होती क्वालिटेटिव, एक होती क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव
एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटी कहते हैं मेयार को और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। मिकदार मीन्स अमाउंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड इसकी क्वालिटी क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। लेकिन अगर हम इसकी मिकदार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव 1:1, एक सोडियम एटम है और एक इसके अंदर क्या है, क्लोरीन एटम है। सो दिस इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मेजरमेंट। कहता है कि जब 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई तो जो प्योर सब्सटेंसेस थे उनको ये डिस्क्लोज़ किया गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के हिस्से हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्से को, ठीक है, पार्ट्स या हिस्से को, ठीक है। कहता है कि जब स्टडी की गई इस प्योर सब्सटेंसेस की तो देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ से नहीं बने, बाकी सब्सटेंसेस के अंदर भी वो मिले हैं, उनको देखने को मिले हैं। इट वॉज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड दैट हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एंड हाउ कंपाउंड कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। और इसके साथ ये भी स्टडी की गई कि कैसे जो है तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और उससे कंपाउंड बनते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन है, उसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जनरल अगर मैं लिखूं तो इससे हमारे पास क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब वाटर जो है दिस इज़ अ कंपाउंड, ये क्या हुआ है, ये बन गया किस तरह, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोगों ने कंबाइन किया। दिस इज अ जनरल इक्वेशन, नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, आपको समझाने के लिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले, उससे क्या बन गया, वाटर। अब ये क्या है, ये कम्बिनेशन है, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। और उसके बाद दूसरा, हाउ कंपाउंड कुड बी ब्रोकन डाउन। अब इस वाटर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इससे क्या बनेगा, दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट मीन्स कि जिस चीज़ से एक कंपाउंड बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ वाटर, तो वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं दैट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। In 1808, an English school teacher, John Dalton, recognized that how law of conservation of matter and law of definite proportion could be explained by existence of atom. अब कहता है कि 1808 में एक इंग्लिश स्कूल का टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। अब उसने एक थ्योरी पेश की थी या लॉ पेश की थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। दैट इज नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसने जो है ना मतलब बताया हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बारे में। मैटर क्या है, मैटर ये है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसके साथ साथ उसने जो लॉ दिया था डेफिनेट प्रोपोर्शंस का, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, ये भी जो था इसने देखा कि ये एग्जिस्टेंस शो कर सकता है एटम के अबाउट, कि एटम हमारे पास यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। He developed an atomic theory, the main postulates of which is that all the matter is composed of atoms of different elements. अब उसने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी के जो बेसिक पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे कि मैटर जो है दैट इज़ composed of different elements, ठीक है, composed of atoms of different elements which different their properties। अब इनके अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी और एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। कहता है कि जो एटम है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और वो एलिमेंट्स जो होते हैं ना दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब एटम क्या है, अब अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, फॉर एग्जांपल दिस इज एलिमेंट। अब ये किस चीज़ से बना हुए, छोटे छोटे एटम से बना हुआ, छोटे छोटे एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं। लाइक अगर मैं इसको इस तरह करूँ कि एटम प्लस एटम, तो इससे क्या बनता है, एलिमेंट। तो अब एटम क्या चीज़ है, एलिमेंट का वो छोटा पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है। फॉर एग्जांपल हीलियम एंड नियॉन हैव एटम which have independent existence while atom of hydrogen, nitrogen and oxygen do not exist independently। अगर हम बात करते हैं हीलियम की और हम बात करते हैं नियॉन की, अब जैसे हम लोग लेटर ऑन जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 2।
और नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 1। उसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसमें से जो हीलियम और नियॉन है ये क्या करते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या होता है कि दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो ये बन जाएगा 1s2, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p6, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। अब ये 1s2 का मतलब कि इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है। अगर वो डुप्लेट कंप्लीट है इसका मतलब है ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन में क्या होता है 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके वैलेंस में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1। अब इसके फर्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर ये क्या करेगा एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, तब क्या बनेगा, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब देखें इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी, ये दोनों, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों क्या है, दोनों हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह हाइड्रोजन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा क्या करेगा H2 की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह होती है 1s2, 2s2 और 2p3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब अगर आपको ऑक्टेट वगैरह ये समझ नहीं आ रही है तो आप लोगों ने 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, और हम बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर इसको करेंगे भी। 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, मजीद इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। अब इस तरह इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। इसी तरह ऑक्सीजन की भी यही स्टोरी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2 और 2p, 2 + 2 4, 4 + 4 8। अब इसके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देंगे तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है, और इस तरह इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा क्या करता है, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कहानी है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, और हीलियम और नियॉन क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मॉडर्न रिसर्चर्स हैव क्लियरली शोन दैट एन एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। कहता है कि जब मॉडर्न स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि भाई जो एटम है ना, एटम हमारे पास फर्दर कंपोज्ड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जैसे आपका कॉलेज है, अब कॉलेज के अंदर क्या है, फर्स्ट ईयर की क्लास है। अब फर्स्ट ईयर फर्दर सब डिवाइड होती है, फर्स्ट ईयर ए में, फर्स्ट ईयर बी में, फर्स्ट ईयर सी में, फर्स्ट ईयर डी में। तो ये हमारे पास है कि ये फर्स्ट ईयर क्या है, दिस इज़ एटम, और इसके एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। सो दीज ऑल आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एटम। कहता है कि 100 से ज़्यादा, अब ये इंपॉर्टेंट है जो MD-CAT के स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि मोर देन 100 सच टाइप ऑफ पार्टिकल are thought to exist in atom. However, electrons, protons and neutrons are regarded as the fundamental particle of atom. अगर आपके पास MCQ आ जाता है कि इसमें से बताएं फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या है, मोर देन 100 क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो कि ये कंसिडर किया गया है, ये थॉट किया गया है कि दे एग्जिस्ट विद इन द एटम।
A Swedish chemist J. Berzelius 1779 to 1848 determined the atomic masses of element. आजकल जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 लेकिन उसका एटॉमिक मास होता है 15.9 या हम उसको राउंड ऑफ करके 16 लिखते हैं ना। तो अब ये जो एटॉमिक मैसेज हैं ये एटॉमिक मैसेज किसने डिटरमाइन की थी? दीज वर डिटरमाइंड बाय स्वीडिश केमिस्ट जे बेर्जेलियस। अब ये आप लोगों ने जहन में रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि एटॉमिक मैसेज किसने डिटरमाइन की थी फर्स्ट टाइम। तो दैट वाज स्वीडिश केमिस्ट जे बेर्जेलियस। अ नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज। आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को देखते हैं, डिफरेंट एटम है उनके डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हैं, कहता है जब ओल्ड मीन्स कि बेर्जेलियस और जो मॉडर्न वैल्यूज उनको कंपेयर की गई तो ऑलमोस्ट क्या थी? सिमिलर थी। बेर्जेलियस also developed the system of giving element a symbol. For example हम लोग देखते हैं कि सोडियम है तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? Na के साथ। Now this Na is what? This is the symbol for सोडियम। इसी तरह आयरन है, अब आयरन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe के साथ। अब Fe क्या है? दिस इज अ सिंबल। इसी तरह गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है, फिर हमारे पास सिल्वर है, AU is the gold, Ag is the silver. Now these are the symbols. अभी जो symbols थे इसके ऊपर काम किसने किया था? इसके ऊपर काम भी बेर्जेलियस ने किया था जो उस टाइम के एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एविडेंस ऑफ एटम्स के बारे में। It is not possible actually to see the atom, but the nearest possibility to its direct evidence is by using the electron microscope. कहता है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं ना इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन कहता है कि पॉसिबल है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें। अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन। कहता है कि अब अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो वेवलेंथ है ना दैट इज़ स्मॉलर देन द विजिबल लाइट हमारे पास जो सनलाइट होती है उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको हम नहीं देख सकते। दस एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू अबव 500 नैनोमीटर। कहता है कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो कितनी है कि 500 नैनोमीटर तक वो देख सकता है, और 1 नैनोमीटर जो है ना दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब इसको आप लोगों ने याद करना है कि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसकी रेंज कितनी होती है? दैट इज़ 500 नैनोमीटर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। हाउएवर ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहता है कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके अंदर हम इसको देख सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इट यूजेस द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो यूज़ की जाती है, विजिबल लाइट को हम यूज़ नहीं करते। ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके अंदर विजिबल लाइट यूज़ की जाती है बिकॉज वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन द विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट की अगर हम बात करते हैं और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वेव लेंथ जो होती है दैट इज़ मच शॉर्टर एज कम्पेयर टू द विजिबल लाइट। अब वेव लेंथ क्या है? वेव लेंथ ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रीजन है, ये जो रीजन है दिस इज़ नॉन एज क्रस्ट, और ये जो होती है दैट इज़ नॉन एज ट्रफ, ठीक है। ये अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये हमारे पास क्या है? अबव, ये जो लाइन है इसके अबव जो है दिस रीजन इज़ नॉन एज क्रस्ट, और लाइन से बिलो जो रीजन है दिस इज़ नॉन एज क्रस्ट। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉन एज वेव लेंथ, और वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, ठीक है। ये सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेव लेंथ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लियर इमेज जो है वो गूगल से डाउनलोड की है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन से ये जो अबव रीजन है दिस इज़ नोन एज क्रस्ट, और ये जो बिलो रीजन है दिस इज़ नोन एज ट्रफ। अब ये दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट, ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज वेव लेंथ। ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ अ वेव, ये ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो ये जो अपर रीजन है इस लाइन से दिस इज़ क्रस्ट, और ये जो लोअर रीजन है नोन एज क्रस्ट,
और दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में, कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। अब फिगर 1.1 shows electron microscope photograph of a piece of a graphite which has been magnified about 15 million times। ये हमारे पास देखें फिगर 1.1, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। कार्बन जो है उसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक होता है डायमंड, दूसरा हमारे पास होता है ग्रेफाइट, और तीसरा हमारे पास होता है buckyballs। These are known as allotropes of carbon। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं? डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, और बकीबाल भी कार्बन से बना होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम। डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है इसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, और बकीबाल जैसे आप नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने कि ये बॉल, हॉलो बॉल, जिस तरह एक बॉल है फुटबॉल, उसको आप अंदर से बिल्कुल खाली करते हैं तो उस तरह इसकी शेप होती है। तो इनमें होता ही है कि सिमिलर एटम से बने होते हैं, ये भी कार्बन से, ये भी कार्बन से, ये भी कार्बन से बने हुए, लेकिन इनकी अरेंजमेंट्स क्या होती हैं? अरेंजमेंट्स ऑफ एटम डिफरेंट होती है। सो दीज आर नोन एज एलोट्रोप्स। एनीवेज, ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है, कहता है कि जब इसको देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और तो उसका इस तरह की इमेज जो है ना उसकी ऑब्टेन की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और इसको जो मैग्नीफाई किया गया था दैट वाज 15 मिलियन टाइम्स। द ब्राइट बैंड इन द फिगर आर लेयर ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे जो ब्राइट लेयर्स हैं ये हमारे पास क्या है? दीज रिप्रेजेंट कार्बन एटम, कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? कार्बन के एटम्स जो है वो इस तरह लेयर्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। इन द 20th century, X-rays work has shown that the diameter of atom are of the order of 2 multiplied by 10 to the power 10 minus 10 मीटर। अब डायमीटर जो है एटम का ये आपने याद रखना है MTCAT पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज 10 to the power minus 10 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपके पास आ सकता है कि जो एटम है ना उसका डायमीटर एक्सरेज की मदद से जो फाइंड किया गया वो कितना होता है। सो दैट इज 2 multiplied by 10 to the power minus 10 meter, which is 0.2 nanometer. Masses of atom range from 10 to the power minus 27 to 10 to the power minus 25 kg। अगर हम mass की बात करते हैं एटम की तो वो कितना होता है? दैट इज 10 to the power minus 27 to 10 to the power minus 25 kg। They are often expressed in atomic mass unit। अब ये जो हमारे पास mass है इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज़ में करते हैं? दैट इज AMU, which is atomic mass unit, where one atomic mass unit is equal to 1.6 multiplied by 10 to the power minus 27 kg। तो ये अगर आपके पास आ सकता है MCQ में कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसकी इक्वल होता है? दैट इज 1.66 multiplied by 10 to the power minus 27 kg। The students can have an idea about the amazingly small size of an atom from the fact that a full stop may have 2 million atom present in it। कहता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर हम ये बताएं कि भाई ये हमारे पास एक फुल स्टॉप है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 मिलियन एटम प्रेजेंट है। एक फुल स्टॉप के अंदर क्या है? 2 मिलियन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये एक अमेजिंग सी बात है। आप इसको देख के जो है ना सरप्राइज हो जाएंगे कि एक डॉट के अंदर, एक फुल स्टॉप के अंदर हमारे पास क्या है? 2 मिलियन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट एटम। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और लाइक आयन क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।